मुझे बताए ना, कब मुमताज आलम रिजवी को, कब मुमताज आलम रिजवी को, एक सेकंड रुकें सर, अरे रुक जाए, अब आप हर मुद्दे पर मुद्दा चेंज करते जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। आपने कहा मुमताज आलम रिजवी को ये घुसपैठिया बता देते, कब बताया भाई आपको? मुझे बताया, मेरे साथ अनेकों डिबेट किए हैं आपने, मेरे साथ अनेकों डिबेट किए हैं आपने। कब के शर्मा ने आपसे कहा या कब बीजेपी के प्रवक्ता ने आपसे कहा कि आप घुसपैठिए हैं? संसद ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर, कहिए अगर पूछिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, इनके संसद ने पार्लियामेंट के अंदर कुंवर दानिश अली को, जो बहुजन समाज पार्टी के चुने हुए अमरोहा से लोकसभा मेंबर थे, उनको बाकायदा जवाब दे के शर्मा जी, छोटा सा का, आतंकवादी का क्या कुछ नहीं, जवाब ले लूं आपकी बात, बोले के शर्मा जी, इस पर जवाब दे दो। आप प्राची जी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए क्या है, मुमताज आलम को आज जवाब नहीं सूझ रहा है, इसलिए वो इधर उधर भाग रहे हैं। सच्चाई ये है कि वो प्रशंसा भी करना चाहते हैं भाजपा सरकार की, लेकिन विडंबना ये है कि वो जिस तुष्टीकरण से बंधे हुए हैं, जहां पर उन्होंने अपना वचन दे रखा है जिन सफाइयों को, उनसे कैसे बाहर है। तो ये समस्या, ये विडंबना है, आज उनके अंदर में एक अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है प्राची जी कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसी का तुष्टीकरण नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा, ये हमारा सिद्धांत है। सबका साथ सबका विकास का नारा हम लेकर चलते हैं और सबके साथ हम बढ़ते हैं। लेकिन इस तरह के सौहार्दपूर्ण के समय, अभी यही मुमताज आलम ठीक कह रहे हैं, वो अपने जो एक प्रवक्ता भाई हैं वो कह रहे हैं, मैं भी इनसे कम से कम 10 डिबेट कर चुका हूं अभी तक, रोज क्या गालियां बकते थे, रोज एक आरोप भाजपा के ऊपर, रोज एक आरोप, यही कहते थे नमाज हम पढ़ेंगे, कर लेना जो करना, ठीक है, हमारा तो काम है जी ये करना, आप ये करते, ये इसी तरह के बहाने थे। फिर आरिफ कासमी जी आपके पास भी पारित किया हक जी, एहतशामुल हक साहब, सारी बहस ही पश्चिम बंगाल पर है। अगर आपने एक साल पहले कर दिया होता तो ना आज बीजेपी की चर्चा होती, ना आज ये बहस होती कि बीजेपी मुसलमानों की हिमायती है या नहीं, या बीजेपी सब धर्मों की पार्टी है या नहीं। एक साल पहले आपने क्यों नहीं किया? जिस वोट बैंक के लिए आप राजनीति करते थे, वो वोट बैंक आपसे परेशान हो गया। प्राची जी, वो बात वो नहीं है, बात है सरकार बदलने के बाद में ये निर्णय लिया गया। 1977 के बाद में नमाज हो रही है, ये नहीं बात समझिए, ये नई सरकार आई है, तो नई सरकार जो है जिस हिसाब से सबका साथ सबका विकास और सबका फरियाद वाली बात है, तो उन्होंने माइनॉरिटी को खासकर इन्होंने देखा कि नहीं भाई नमाज का टाइम है, ईद का टाइम है, तो इनको समझ लिए नमाज रास्ते पर हर जगह, जिस हिसाब से हम लोगों को जुमा का नमाज का यहाँ पाबंदी लगा, हम तमाम पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने एक कांधा से कांधा मिला करके जो भी हुकूमत की गाइडलाइंस आई उस पर हम लोग समझ लिए एक्सेप्ट किया। तो उसी के हिसाब से उन्होंने एक नया कदम हम लोगों के लिए बढ़ के दिए हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नमाज की एहतशामुल हक जी, ऐसा तो नहीं, वो एक लंबी लिस्ट है टीएमसी के नेताओं की जिसमें भगदड़ मची हुई है और छोड़ बीजेपी में जा रहे हैं, उनमें से आपका नाम तो नहीं है कहीं लिस्ट में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए पता चलता आपसे, हम समझते हैं कम से कम 10 मरतबा डिबेट किए होंगे, हम वैसे नेता में से नहीं है और व्हाइट कॉलर है। नहीं मुझे बोलने नहीं, एहतशामुल हक जी, आज आपको सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास दिख रहा है ना, कल तक नहीं दिख रहा था। और ये बदलाव पश्चिम बंगाल में तब से ही हुआ है जब से शुवेंदु की सरकार बनी है, तब से ही बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं, टीएमसी में भगदड़ मची है। तो मुझे बता दीजिए, आपका नाम तो नहीं है ना उस लिस्ट में? बिल्कुल नहीं, हमारा कोई नाम नहीं है। और हम इस तरह का, हम देखिए, हम जो भी पॉलिटिक्स राजनीति किए हैं, समझ लिए कि हम लोग संगठन के लिए काम किए और ऐसा कभी मेरा नाम नहीं आ पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हम कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को देखिए यूज किया जाता है, ये आपको समझना होगा, मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है। अरे तो तब क्या कहाँ थे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहाँ थे जो हमारे रास्ते में नहीं, तब आप कहाँ थे एहतशाम भाई? तब आप कहाँ थे जब मुसलमानों को, जब उर्दू अकेडमी का मसला उठाया जाता था? तब कहाँ थे जब माइनॉरिटी कमीशन के लिए बात की जाती थी? तब कहाँ थे जब वक्फ बोर्ड के बारे में बात किया जाता था? तब कहाँ थे जब नमाज के लिए जगह मांगी जाती थी? आज आप बोल रहे हैं, बोलने दें एहतशामुल हक जी, बात तो वो सही कह रहे हैं ना, तब कहाँ थे? बोल रहे हैं क्यों गुमराह मुसलमानों किया जाता है, क्यों सड़कों में मुसलमानों को लाया जाता है? जी, बाकी लोग भी हैं, बोले। मेरा दर्द है, पूरा डिबेट है, दर्द बताते रहिएगा, बोले। कहीं न कहीं डर, ये भी बात समझना होगा। और आज आस्ते आस्ते हर एक आदमी के देखिएगा जबान में से
बात आ रही है, मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ नेशनल टीवी चैनल पर। मुसलमानों को इस्तेमाल इसी बदलाव की बात कर रही हूँ और इसीलिए आपसे बार बार पूछ रही हूँ, उस लिस्ट में कहीं आपका नाम ना आ जाए, क्योंकि अब वो भी लोग बोल रहे हैं जो अभी तक कोई नहीं बोलता था। हमने तो फाल्टा से नाम वापस लेने की तस्वीर भी देखी, हमने तो जहांगीर खान जो बड़ी बड़ी बात करता था उसको शुभेंदु की तारीफ करते देखा। अब ये एहतशामुल हक साहब, आपको देखना है कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। लेकिन पारिक जी एक बात तो तय है, अगर रास्ता सही तरीके से निकाला जाए तो कोई झगड़ा है ही नहीं। फिर आ रही अनुराग भदौरिया जी, रुक जाए जी। प्राची जी बिल्कुल, मैंने तो शुरू में भी इस बात को कहा था कि मिसगाइड कर कौन रहा है। अपील उठाना देश में अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में तो अपील उठाई जाती है, न्यायालय अपने आदेश देते हैं, उसको पालना करवाना सरकार की जिम्मेदारी आती है। मैंने बहुत पहले आपके माध्यम से डिबेट में कहा था कि मुस्लिम अपीसमेंट कैन नॉट बी बिकम एन एक्सक्यूज ऑफ ए मॉडल गवर्नेंस। अगर आज मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया जा रहा है तो वो मुस्लिम अपीसमेंट का प्रावधान नहीं है। आज से पहले बंगाल के अंदर में हमें देखने को मिला रिलीजियस बेस स्कीम हमें देखने को मिली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन खारिज किया रिलीजियस बेस पे, तो भी फॉलो हुआ। बीएसएफ को लैंड नहीं दिया जाता था, दुर्गा विसर्जन नहीं निकला जाता था, मालदा मुर्शिदाबाद के हमने वक्फ में दंगे देख लिए थे, लेकिन आज वो सब क्यों नहीं हो रहा? तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल ऑफ गवर्नेंस यही है कि शांतिपूर्वक सही तरीके से सरकार की बात अगर मुसलमान तक पहुंचती है तो उसको पालना करने वाले मुसलमान समाज भी है। लेकिन उनको भड़काने वाला कौन है जो कल तक कह रहा था कि हम तो काटेंगे, हम तो पढ़ेंगे, हमारा अधिकार है, हमसे छीन लिया जा रहा है? तो मुझे लगता है उन नेताओं से मुसलमानों को बचना चाहिए, सरकार पे भरोसा करना चाहिए, अपीसमेंट नहीं गवर्नेंस पे चलना चाहिए। अब भाई दो नेता हैं यहाँ, के शर्मा जी की पार्टी की तो तारीफ हो रही है, दूसरे अनुराग भदौरिया जी हैं। अब इस सवाल का जवाब वो दे दें। अनुराग, मैं पूछती हूँ अनुराग भदौरिया जी, देखिए मुमताज आलम रिजवी जी ने भी आपसे सवाल पूछे थे और पारिक जी ने भी कुछ इशारा किया है। कौन है जो मुसलमानों को भड़का देता है? देखिए मैं तो साफ साफ बात करता हूं, चूंकि मैं हिंदुस्तानी हूं इसलिए हिंदुस्तानियों की बात करता हूं। हिंदुस्तानी में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी लोग हिंदुस्तानी हैं। लेकिन डिबेट में देखा गया कि हिंदुस्तानियों की बात नहीं हो रही है, हिंदुस्तानियों के अंदर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खोजा जा रहा है। अरे हम सब हैं भाई भाई, और हम लोगों को ही हिंदुस्तान को मिलकर आगे ले जाना है। हम उस विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद रहेगा तो हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद रहेगा, क्योंकि राष्ट्रवाद तो तभी पैदा होगा ना जब हम एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे, जब एक दूसरे से तुम पुतर आएंगे, जब अपने से बड़ों का नाम लेके पुकारने लगेंगे। तो हमारे देश की संस्कृति कहां चलेगी? चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, अगर एक दूसरे का सम्मान करना भूल जाएंगे, एक दूसरे के बड़ों का हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि हम किसी का सम्मान करना भूल जाए, तुम ताप उतर जाए, हम के मिश्रा जी को तुम बोलने लग जाए, शर्मा जी को हम तुम नहीं बोलेंगे, हम आप करके संबोधन कर रहे हैं। जब से डिबेट में आए, ये मेरे संस्कृति संस्कार है, हिंदुस्तानी संस्कृति संस्कार है, जो आप प्राची जी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपके आंख पे चश्मा चढ़ा हुआ है एजेंडे का। अब वो चश्मा तो मैं उतार नहीं पाऊंगा, ये मेरी मजबूरी है। व्यवस्था की मैं याद दिला देती हूँ आपको, अनुराग भदौरिया जी, आपको बार बार याद दिलाना होता है। और वो जो इशारा कर रहे थे ना अमितोष जी, मैं इसलिए पूछ रही थी आपसे कि जब यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा था ना कि नमाज पे सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो अखिलेश यादव जी ने कहा था दिक्कत क्या है अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है? तो बात ऐसे नेताओं की है। अब जवाब सुन लीजिए। बोले जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। सवाल यह है कि जब मीट मांस से दिक्कत है तो उस पर बैन क्यों नहीं लगा देते? खाली न्यूज बनाने के लिए। हम कहते हैं स्लॉटर हाउस सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश के अंदर में एक्सपोर्ट हो रहा है, 16 लाख टन पर ईयर यहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है, उस पर रोक लगा दीजिए ना, झंझट खत्म कीजिए कि मीट मांस इस देश में बिकना बंद, इसमें कटना, कोई भी जानवर कटना बंद कर दीजिए ना। वो तो आप करेंगे नहीं, वो स्लॉटर हाउस खुलते रहेंगे, लेकिन राजनीति करेंगे। ये मेरी दिक्कत है। माने दिक्कत ये है कि हम तो कहते हैं ना, दिक्कत ये है कि मैं जो सवाल पूछूं अनुराग भदौरिया जी को सुनने में नहीं आता है, अनुराग भदौरिया जी उसको जानबूझकर डॉज करते हैं और चले जाते हैं दूसरे मसले पर। यहाँ मैंने पूछा आपके नेता के बयान पर चले गए मीट मांस पर। अरे ऐसे नहीं होता अनुराग भदौरिया जी, आपके नेता को कोट किया। अरे अपने नेता को तो कम से कम डिबेट में कम से कम उनकी बात का तो सम्मान रख लें। अरे सुन तो लीजिए। हाँ, अरे सुन तो लीजिए, मैं उसी का जवाब देता हूं। मैंने कहा, अब आपका दूसरा जवाब भी देता हूं। हमने कहा इस देश के अंदर में रोड पे कोई भी, जैसे हम लोग तो हम चाहते हैं कि देश के अंदर में विकास की राजनीति हो, आस्था के ऊपर राजनीति ना हो, यही तो हम चाहते हैं ना। तो आस्था पे राजनीति बंद होनी चाहिए ना। रोड पे हर कोई भी अगर रोड पे धार्मिक अनुष्ठान होता है उस पर रोक लग जाए। अरे भाई आपके नेता ने कहा सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो दिक्कत क्या है? रोड पे किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा, चाहे किसी धर्म का। अखिलेश यादव जी ने कहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो दिक्कत क्या है?
इस पर बोलना था आपको, आप क्या चाहते हैं, क्या करेंगे, इस पर नहीं बोलना यही था। तो मैं अब कह रहा कासमी हूं। जी रुक जाए, मेरी बात ही नहीं समझ कासमी पाए। जी, इस डिबेट का निचोड़ यही है कि अगर ठीक ढंग से अपनी बात मुसलमानों के सामने रखी जाए तो वो मानते भी हैं और सामाजिक सौहार्द की तस्वीर भी आती है। हाँ प्राची जी, मैं आपको बता दूं कि हमने उत्तराखंड से इसकी पहल की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने माइनॉरिटी शैक्षिक प्राधिकरण बना करके मदरसों का आधुनिकीकरण से जोड़ने का जो प्रयास किया है, जो प्रयत्न है, वो इसीलिए है। और मैं आपको बता दूं कि 1947 के बाद से मुसलमानों का तुष्टीकरण ही हो रहा है। आजादी के बाद जो यहाँ मूल मुसलमान था, जो गरीब था, वो यहाँ से पाकिस्तान नहीं गया। यहाँ के जो क्रीम था वो पाकिस्तान चला गया। कुछ लोग रह गए थे, उन्होंने यहाँ के पसमानदा गरीब मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जुड़ने नहीं दिया। जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, एक गरीब घर से निकल करके आए हैं, उन्हें मालूम था कि इनकी पीड़ा क्या है। उन्होंने उस वक्त एक बात मैं याद दिला रहा हूं, ये कहा था कि मैं जिन्होंने माइनॉरिटी के से छल किया है, मैं उसमें छेद करूंगा। आज वो छेद हो गया। आज भारत का मुसलमान ये सोचने पे मजबूर है। अभी टीएमसी के नेता ने उसका इकरार कर लिया, आपने बार बार ये कहा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य इसकी पहल कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम किया है, अभी आपने देखा, मैं आपसे बता दूं कि सब लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का किसी के साथ भी अफीसमेंट नहीं किया है, कोई तुष्टीकरण नहीं किया, बल्कि संतुष्टीकरण का काम किया है।